हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस लॉजिकल। तो एज यू ऑल नो, हम लोग की विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम विच इज शेड्यूल्ड ऑन 16th ऑफ जून। ठीक है। तो इसके तहत हम लोग ऑलरेडी 7-8 वीडियो देख चुके हैं। आई थिंक 7 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये 8th वीडियो है जिसमें हम लोगों को प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन पीरियोडिकल एक्ट 2023 से शुरू करना है। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट तक का चीजों को कवर किया था, इसका जो अमेंडमेंट हुआ है रिसेंट वाला। तो अब हम लोग देखेंगे प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट, जो कि नया एक्ट पास हुआ है। ठीक है, ये एक नया एक्ट पास हुआ है। अब इसके बारे में देखते हैं। द प्रेसिडेंट हैज ग्रांटेड असेंट टू द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 repealing the colonial era law of the press and registration of books act 1867। तो एक भैया कॉलोनियल एरा में यानी कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे 1867 में की एक्ट पास हुआ था, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट। इसको रिपील करके ये नया प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल को पास करके इसको एक्ट बना दिया गया है। ठीक है। तो आपको जैसे कि नाम में देख के पता चल रहा होगा, यहाँ पे पीरियोडिकल वर्ड रिप्लेस किया है किसको, बुक्स को हटा करके पीरियोडिकल वर्ड्स लाया गया है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं 1867 वाला जो एक्ट था उसके बारे में। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट ऑफ 1799 अंडर लॉर्ड वेलेस्ली। तो जैसा कि आपको पता है कि भैया अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे ऊपर रूल करने के लिए आए थे, है ना। तो उनका एक सोल पर्पस था कि इंडिया में कोई भी अगर प्रेस है, कोई भी बुक है या कोई भी मैगजीन पब्लिश हो रही है, कोई भी न्यूज़पेपर निकल रहा है, तो वो अंग्रेजों के बारे में कुछ ना लिखें। अगर वो अंग्रेजों के बारे में लिखेगा तो कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में अंग्रेजों के प्रति एक जो नफरत वाली भावना होगी या एक जो जागरूकता, एक अवेयरनेस आएगी नॉर्मल पब्लिक में, वो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हम इन लोगों को बेवकूफ बना करके इनके ऊपर लगातार रूल करते रहे। तो वो बहुत ज्यादा सेंसरशिप लगा करके रखते थे, बहुत ज्यादा रोक टोक करके रखते थे किस पे, हमारे प्रेस के ऊपर। तो उसी का एक एक्ट है ये सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे आया था। इसका काम क्या था, टू साइलेंस द प्रेस बिफोर अ पोटेंशियल फ्रेंच इन्वेजन ऑफ इंडिया। हाउएवर इट वाज रिट्रैक्टेड इन 1818 बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो आपको पता है कि 1799 के आसपास क्या हुआ था, लॉर्ड जो वो थे आपके नेपोलियन, है ना, फ्रेंच इन्वेजन का खतरा मंडरा रहा था। ये ऐसा लग रहा था लोगों को कि जो फ्रांस में जो नेपोलियन है वो इंडिया के ऊपर इन्वेट कर देगा। इंडिया में उस टाइम पे कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। तो कहीं ना कहीं आम जनता नेपोलियन के साथ ना हो जाए, उसका साथ ना दे दे, तो यहाँ के प्रेस को सेंसर कर दिया गया था। ठीक है। उस पर्पस के लिए एक्ट लाया गया था। अगला क्या है, लाइसेंसिंग रेगुलेशन। अच्छा, ये जो सारे एक्ट्स है ना, ये क्रोनोलॉजी है कैसे स्टेप बाय स्टेप इंडिया के प्रेस को सेंसरशिप किया गया इंडिया के प्रेस के ऊपर। तो उसी सिलसिले में ये पहला एक्ट था। दूसरा कौन सा है, लाइसेंसिंग रेगुलेशंस ऑर्डिनेंस 1823 अंडर जॉन एडम्स। जॉन एडम्स उस टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल थे, है ना। तो उनके अंडर में जो है, बल्कि इंडिया के नहीं, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, क्योंकि 1833 में ऐसा हुआ था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको इंडिया के गवर्नर जनरल का टैग दिया गया था। उसके पहले जो भी गवर्नर जनरल होता था वो बंगाल का ही कहलाता था। तो इस ऑर्डिनेंस में क्या हुआ था, द ऑर्डिनेंस हैड अ ड्रैकोनियन प्रोविजंस दैट नो वन कुड स्टार्ट और कंटिन्यू टू यूज अ प्रेस विदाउट रजिस्ट्रेशन। कि भैया अगर आपको कोई भी प्रेस खोलना है, प्रेस यानी कि जहां पे आपके न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते हैं, मैगजीन छापी जाती हैं, अगर आपको कोई प्रेस खोलना है तो वो आप रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं खोल सकते हो। एंड फॉर दैट सेक अगर आपके पास कोई ऑलरेडी प्रेस है भी तो उसको आप बिना रजिस्ट्रेशन के फर्दर यूज नहीं कर सकते हो, है ना। वो इस ऑर्डिनेंस में बोला गया था। राम मोहन रॉय मिरातुल अकबर हैड टू सीज पब्लिकेशन ड्यू टू दिस एक्ट। तो यहाँ पे आपको एक फैक्ट और पता चला कि मिलात उल अकबर ये किसका एक तरीके से पब्लिकेशन था, ये राम मोहन रॉय का था, जिसको कि इनको सीज करना पड़ा इस एक्ट या फिर एक ऑर्डिनेंस की वजह से। फिर भैया आते हैं हमारे सबके एक अच्छे इंसान जिसको हम बोलते हैं लॉर्ड मेटाकाल्फ। ठीक है। 1835 में ये भाई साहब आए थे। द एक्ट वाज सीन एज अ रे ऑफ लिबरेशन। This act was seen as a ray of liberation and thus earned Metcalfe the respectable title of Liberator of Indian Press। ये प्रेस एक्ट ऑफ 1835 लेकर के आए थे, जिसमें इन्होंने कुछ लीनियंसी दे दी कि जो इंडिया में जो भी प्रेस वगैरह है, जो भी पब्लिकेशंस हो रहे हैं, उनको कुछ लीनियंसी दे दी गई। तभी इनको टाइटल दे दिया गया था लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, पास्ट ईयर से पूछा भी गया है कि हु इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। तो वहां पे आपका इनका नाम आ जाएगा, लॉर्ड मेटाकाल्फ। ठीक है। अब इनके इस एक्ट की वजह से क्या हुआ, बहुत सारा जो वर्नैकुलर प्रेस था, वर्नैकुलर प्रेस यानी कि जो इंडिया की लोकल लैंग्वेजेस में प्रेस चल रहे थे,
अक्रॉस इंडिया बिटवीन 1835 एंड 1857। अब भैया वो जो वर्नाकुलर प्रेस था उसने एक रैपिड ग्रोथ देखी 35 से 57 के बीच में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हो गई 57 की क्रांति और फिर नए सिरे से लाइसेंसिंग की गई। कब? लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857। कहीं ना कहीं इसी एक्ट को रिस्पॉन्सिबल भी एक तरीके से माना ब्रिटिशर्स ने कि इतनी अगर प्रेस में छूट ना दी गई होती तो शायद वो जो एक मोबिलाइजेशन था 57 की क्रांति के लिए लोगों का, वो मोबिलाइजेशन उतना प्रॉपरली नहीं हो पाता। बट इतने वर्नाकुलर प्रेस उस टाइम पे हो चुके थे, इतना डेवलपमेंट हो चुका था उसका कि भैया मोबिलाइजेशन करना आसान था। तो इसी वजह से 1857 में क्रांति के बाद नया एक्ट आया। Due to the revolt of 1857, the act emerged, which imposed licensing restriction in addition to the pre-existing registration procedure. अब भैया जो जॉन एडम्स वाला रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर था वो तो चल ही रहा था, बट अब खाली रजिस्ट्रेशन से भी आपको परमिशन नहीं मिल जाएगी अपना प्रेस चलाने की। रजिस्ट्रेशन तो आपको करना ही करना है, उसके बाद हो सकता है आपको लाइसेंस भी ऑब्टेन करना पड़े, और लाइसेंस जरूरी नहीं है कि आपको दिया ही जाए, है ना। तो अब ये डुअल रिस्ट्रिक्शन एक तरीके से हो गया इस 57 के एक्ट के बाद। और उसके बाद ये सर जॉन लॉरेंस के अंडर में आता है Press and Registration of Books (PRB Act of 1867). The act made it mandatory for every article of print to have the names of the printer, publisher and the places of publication printed. इन्होंने क्या बोला कि जो भी कुछ भैया प्रिंट हो रहा है उसके लिए मैंडेटरी है कि उस पे प्रिंटर का नाम होना चाहिए, ठीक है, पब्लिशर का नाम होना चाहिए, और कहाँ पब्लिश हो रहा है उसका नाम भी प्रिंट होना चाहिए, ताकि अंग्रेजों को अगर आपके ऊपर कुछ एक्शन लेना हो, आपने कुछ गलत छाप दिया हो अंग्रेजों के हिसाब से, है ना, और अंग्रेज आपके ऊपर एक्शन लेना चाहें तो उनके पास सारी जानकारी आपके बारे में ऑलरेडी हो। इस वजह से ये एक्ट आया था, ठीक है। अब आते हैं हम आज के जो हमारा न्यूज है, जो ये एक्ट नया पास हुआ है, बुक्स को हटा करके वहां पे पीरियोडिकल्स कर दिया गया है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट ऑफ 2023, ठीक है। तो अब इसमें क्या है भैया, इसके क्या की प्रोविजंस है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स। Periodicals do not include book or scientific and academic journals but are outside the purview of the act। अब यहाँ पे जो periodicals की definition है उसमें से books को हटा दिया गया है, प्लस जो scientific और academic journals होती हैं उनको भी इसके purview से बाहर कर दिया गया है। जो normal periodicals है उसके ऊपर ये act apply होगा, बाकी किसी भी चीज पे ये act apply नहीं होगा। Foreign periodical, अब इसको हम बोलते हैं a facsimile, है ना, मतलब कि एक जो एग्जैक्ट कॉपी होती है, जैसे मान लीजिए बाहर के देश में कोई एक आर्टिकल लिखा गया या कोई एक बुक लिखी गई या कोई एक मैगजीन लिखी गई, ठीक है, हमने उसकी एग्जैक्ट कॉपी इंडिया में पब्लिश कर दी, मतलब उन्होंने नहीं करी, जिन्होंने बाहर पब्लिश करी थी, उसके अलावा किसी ने उसकी एक एग्जैक्ट कॉपी इंडिया में पब्लिश कर दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फैक्सिमाइल बोलते हैं, है ना। इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, फैक्सिमाइल एक तरीके से मुझे अप्रोप्रिएट लगा इसका प्रोनाउंसिएशन, तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फैक्सिमाइल ऑफ अ फॉरेन पीरियोडिकल मे बी प्रिंटेड इन इंडिया ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आप किसी भी फॉरेन पीरियोडिकल के फैक्सिमाइल इंडिया में प्रिंट कर रहे हो तो आप ऐसे ही नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। अब मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बाहर की पीरियोडिकल्स हैं, है ना, कुछ बाहर के न्यूज़पेपर्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो एजेंडा चलाते हैं इंडिया के खिलाफ, है ना। इंडिया को हमेशा एक तरीके से बैड पिक्चर में पोर्ट्रे करते हैं, है ना, वर्ल्ड के सामने। खासतौर से वेस्टर्न मीडिया जो है कि भैया हमने जम्मू कश्मीर बहुत अत्याचार कर रखा है, हमने जम्मू कश्मीर पे कब्जा करके रखा हुआ है, हमारे मुस्लिम सेफ नहीं है बिल्कुल, उनको हर रोज मारा काटा जा रहा है, मतलब इस तरीके की इमेज इंडिया की बनाने का प्रयास बहुत लोग करते हैं बाहर, है ना, और वो पब्लिकेशंस करते हैं, है ना। तो अब मान लीजिए कल को आप वही चीजें उठा करके इंडिया में उसका फैक्सिमाइल अगर पब्लिश कर दो, प्रिंट कर दो, तो आप कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर इंडिया की छवि खराब कर रहे हो, है ना। इसी वजह से आपको कुछ भी अगर प्रिंट करना है इंडिया में बाहर का, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। आई होप दिस इज क्लियर। Declaration of printing presses. It allows it allows the publisher of a periodical to obtain a registration certificate by filing an online application with the Press Registrar General (PRG) and specified local authority। तो ये अब ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक तरीके से हर सारी चीजें जो ऑनलाइन हो रही हैं, तो आज की डेट में जो ये रजिस्ट्रेशन है ना, तो आपके पीरियोडिकल्स का, तो उसके सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए उसको भी आप ऑनलाइन रजिस्टर करके ऑब्टेन कर सकते हो। किसके पास? पीआरजी के पास, यानी कि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास, और स्पेसिफाइड लोकल अथॉरिटी जो आपकी है, जो स्पेसिफाई की गई होगी, वहां पे आप रजिस्टर करके ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हो। पेनाल्टी क्या है भैया? The 2023 Act seeks to decriminalize the colonial statute by replacing jail terms with fines। अब ये जो ये 67 वाला स्टैट्यूट था, स्टैट्यूट का मतलब लॉ होता है, इसमें अगर आपने इस लॉ का पालन नहीं किया तो आपको जेल टर्म लिखा गया था पनिशमेंट के तौर पे। अब ये तो गलत बात है ना कि आपको प्रिंटिंग प्रेस के लिए लाइसेंस चाहिए था, आपने लाइसेंस नहीं लिया तो आपको जेल भेज दिया गया, आप फाइन लगा दो, मतलब इसमें जेल भेजने का क्या काम है ना। तो वही चीज को यहाँ पे हटाया गया है।
अब जो जेल टर्म था उसको हटा करके पेनाल्टी के रूप में क्या रखा गया, फाइन्स रखे गए हैं, ठीक है। फिर कैंसिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, empowers the press registrar general to suspend cancel the certificate of registration। अब भैया ये किसी भी पीरियोडिकल का जो सर्टिफिकेशन है उसको ये क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। ऑल्सो अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ अ टेररिस्ट एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटी और हैज एक्टेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट विल नॉट बी अलाउड टू पब्लिश अ पीरियोडिकल। भाई जाहिर सी बात है ना, अब कल को अजमल कसाब आकर के इंडिया में अगर कोई पब्लिश करे पब्लिकेशन अपना, तो क्या उसे अलाउ करना चाहिए, है ना। तो चाहे बाहर के आतंकवादी हो चाहे अपने देश के आतंकवादी हो, अगर वो किसी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त हुए हैं, है ना, जैसे कौन था जम्मू कश्मीर वाला बुरहान वानी, है ना, अब ऐसे लोग जो टेररिस्ट एक्ट में इंडल्ज हुए हैं वो लोग ही पब्लिश कर रहे हैं पीरियोडिकल, तो उनको तो अलाउ नहीं करना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे है। और उसके अलावा कोई अगर पहले से किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था, उसको सर्टिफिकेशन मिल चुका है और वो कुछ गलत काम करने लग गया है, उसने कुछ गलत पब्लिश किया इंडिया के अगेंस्ट या इंडिया के सिक्योरिटी सोवरेनिटी के अगेंस्ट, कुछ भी ऐसा, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का अधिकार किसके पास है, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास है। आई होप ये न्यूज आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें कोई बहुत बड़े विध्वंसक फैक्ट्स नहीं है, कुछ थोड़े मोड़े फैक्ट्स हैं। आई होप आपको चीजें दिमाग में बैठ गई होंगी। अब आ रहा है भैया एलिफेंट इन द रूम, ठीक है, एलिफेंट इन द रूम, टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट ऑफ 2023। अब भैया ये जो आप टेलीकॉम सेक्टर के बारे में बात करते हो ना, टेलीकॉम सेक्टर यानी कि ये जो आप जियो का सिम चला रहे हो, एयरटेल का सिम चला रहे हो, ये कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनीज हैं। ये जो जियो एयरटेल क्या है, ये सब क्या है, टेलीकॉम कंपनीज है। और ये जो आप कर रहे हो टेलीकम्युनिकेशन कहलाता है, कम्युनिकेशन ओवर द टेलीफोन, है ना, या फिर मोबाइल फोन, तो ये सब टेलीकम्युनिकेशन कहलाता है। तो इसको कहीं ना कहीं, अब इसके पीछे पूरी साइंस इन्वॉल्व होती है ना। आपने यहाँ घर बैठ कर किसी को फोन मिलाया और किसी और के पास फोन चला गया और आप जो यहाँ से बोल रहे हो वो 100 200 500 1000 किलोमीटर दूर सुनाई पड़ रहा है, तो कैसे सुनाई पड़ रहा है ना। उसमें कहीं ना कहीं साइंस का रोल आ जाता है, उसमें कहीं ना कहीं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रोल आ जाता है, सैटेलाइट्स का रोल आ जाता है, आपके एंटीनास का रोल आ जाता है। ये सारी चीजें आपको पता है। जो बड़े बड़े मोबाइल टावर्स खड़े किए जाते हैं, क्यों खड़े किए जाते हैं, क्योंकि ये वेव्स को रेगुलेट करते हैं, वो कैच करते हैं, वो आगे प्रोसेस करते हैं, ये सारी चीजें इसमें होती हैं, है ना। कम्युनिकेशन ओवर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये टेलीकम्युनिकेशन एक्ट इन सब चीजों को डील करता है। अब ये जो एक्ट आया 2023 में, जिसको हम टेलीकॉम एक्ट या फिर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट भी कह सकते हैं, उसने रिप्लेस किया है किसको, 138 ईयर ओल्ड टेलीग्राफ एक्ट। ये टेलीग्राफ एक्ट कांग्रेस के साथ बनाई गई 1885 में। 1885 में आईएनसी की स्थापना हुई थी बाय एओ ह्यूम, और 1885 में टेलीग्राफ एक्ट भी आया था। ऐसे ही आपको चीजें इंटरलिंक करके याद करनी होती हैं। अब इसको रिप्लेस कर दिया है। और किसको रिप्लेस किया है, सिर्फ इस एक्ट को रिप्लेस नहीं किया इसने, किसने, टेलीकॉम एक्ट ने। टेलीकॉम एक्ट ने टेलीग्राफ एक्ट को रिप्लेस किया 1885 के, प्लस इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट ऑफ 1933 को रिप्लेस किया है, प्लस टेलीग्राफ बायर्स अनलॉफुल पोजीशन एक्ट 1950 को रिप्लेस किया है। और इसने जो ट्राई का एक्ट था, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 को, उसको अमेंड भी किया है। तो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा बड़ा एक्ट है, जिसने बहुत सारे पुराने एक्ट को सब्स्यूम कर लिया, अपने अंदर संभाल लिया है, प्लस एक रिसेंट एक्ट ट्राई एक्ट को अमेंड भी किया है। आई होप चीज यहाँ तक क्लियर है। अब हमें देखना है कि इस एक्ट के क्या की प्रोविजंस हैं। देखने में छोटा सा है बट इसमें काफी कुछ डिस्कस करने जैसा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, असाइनमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम क्या है भाई, यूपीएससी एस्पिरेंट जो एक बेसिक लेवल में तैयारी में होता है, उसके स्पेक्ट्रम का एक ही मतलब होता है, वो होता है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। स्पेक्ट्रम का मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की बुक। बट यहाँ पे उस स्पेक्ट्रम की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे स्पेक्ट्रम जो हम टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जो स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं आप लोग के लिए अलग से यहाँ पे लिख के लाया हूँ। स्पेक्ट्रम refers to radio frequencies allocated to mobile industry and other sectors for communication over airwaves, है ना। अब भाई स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं, हमारे डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, भाई उन्हीं को यूज करके हम कम्युनिकेशन करते हैं, है ना। तो अब भाई कितनी रेडियो फ्रीक्वेंसी किसको अलॉट की जाएंगी भाई, क्योंकि अगर मान लीजिए सारी रेडियो फ्रीक्वेंसी एक ही इंसान के पास है, एक ही कंपनी के पास है, तो बाकी कंपनी फिर अपना सिम कैसे ऑपरेट करवाएंगी, है ना, अपनी जो सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर पाएंगी। तो क्या होता है कि स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाता है कि भैया ये इतने इतने से इतने तक का आपके पास है, इतने से इतने तक का आपके पास है। ये बहुत ही मैं लेमैन टर्म में बता रहा हूँ, हो सकता है किसी को बहुत अच्छी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हो उसके बारे में, उसको लगे कि ये सर क्या ही बता रहे हैं, बट ये मैं ऐसे मतलब इस लैंग्वेज का यूज करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो एक ऐसा इंसान जिसको साइंस में बिल्कुल बेसिक इंटरेस्ट भी नहीं है, उसको भी चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज की डिफरेंट एक तरीके से जो रेंज होती है, जो अलॉट की जाती है अलग अलग टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को,
है ना, अलग अलग मोबाइल इंडस्ट्री की कंपनीज को, ताकि वो उसको यूज करके अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ये स्पेक्ट्रम क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप और समझ लीजिए, ये स्पेक्ट्रम दिए कैसे जाते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑक्शन मोड, है ना, और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मोड। ठीक है, एक होता है ऑक्शन मोड, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मोड। अब भैया स्पेक्ट्रम आपको चाहिए, तो जैसे आपको मतलब होता है ना नीलामी, आपने देखी होगी, आईपीएल का ऑक्शन सबने देखा होगा। ठीक है, आईपीएल का ऑक्शन में क्या होता है कि हमने एक प्लेयर को रखा, मिशेल स्टार्क, हमने स्टार को रखा और हमने कहा कि बताइए भाई आप कितने में खरीदेंगे, इनका बेस प्राइस 10 करोड़ रुपए है। तो भाई किसी ने कहा, किसी टीम ने कहा, आईपीएल की टीम ने कहा कि हम 12 करोड़ देंगे, फिर किसी ने कहा हम 14 करोड़ देंगे। तो ये आपका एक बेसिक ऑप्शन होता है ना। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रम अलॉट किए जाते हैं। और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, कि मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का है उसमें जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने खुद से एक स्टडी करी कि भाई किसको कितना देना चाहिए, और उन्होंने उतना स्पेक्ट्रम उसको अलॉट कर दिया। ये दो तरीके से होता है। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, ये दो तरीके से होता है। अब अगर आप में से कुछ लोग अगर अपने 25 ईयर्स के आसपास की जिनकी एज होगी, या जो थोड़ा सा अपने 30s को टच कर रहे होंगे, उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज से याद आ रही होगी, जो था 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, है ना। 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, जो कि मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम पे हुआ था, 2010 के पहले की बात है, 10 के आसपास की बात है कहीं ना कहीं, जिसमें 2G स्पेक्ट्रम उस टाइम पे दिए जा रहे थे। अच्छा, उस टाइम पे जमाना 2G का था, है ना, फिर 3G आया, फिर 4G आया, 5G चल रहा है, बात 6G की हो रही है आगे। तो तब 2G का जमाना था। तो जो 2G के स्पेक्ट्रम अलॉट किए गए थे, उसमें कहीं ना कहीं घोटाला किया गया था, पैसे लेकर के स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिए गए थे। तो उसी को हम 2G स्पेक्ट्रम घोटाला बोलते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा घोटाले टाइप चीजें, है ना, एक तरीके से मतलब जो करप्शन वाली चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं। तो इसी वजह से ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन होता है, कहीं ना कहीं हमेशा क्वेश्चन में रहता है। भाई अब आपने, मान लीजिए आप खुद तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, अब आपके पास कोई आया, उसने आपको कहा कि सर ये लीजिए 50 करोड़ रुपए, और हमको ये जो है इतना स्पेक्ट्रम अलॉट कर दीजिए, हम इससे अपना आगे बहुत पैसा बनाएंगे। अगला आया, उसने कहा कि सर ये लीजिए 60 करोड़ रुपए हमको अलॉट कर दीजिए। तो भैया आपको 60 करोड़ का ऑफर अच्छा लगा, ये करप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, कोई फीस नहीं है ये ऑफिशियल, ये करप्शन है, इलीगल है ये, है ना। तो भैया आपने उसको अलॉट कर, एलोकेट कर दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे एलोकेट होता है, बट मैं एक प्रोस्पेक्टिव थिंग बता रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ कि यहाँ कैसे चीजें होती हैं, है ना, और क्यों ये सब चीजें फिर क्वेश्चन में आ जाती हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने दे दिया 60 करोड़ वाले को, जिससे आपने 60 करोड़ रुपए लिए, तो अब आपसे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आपने किस पैरामीटर पे दिया या क्यों दिया। अब वो आगे फिर जब वो 60 करोड़ रुपए आपको दे करके जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको वो इस तरीके से यूज करेगा ताकि वो अपने लिए भी पैसा बना सके। तो कहीं ना कहीं वो जो गवर्नमेंट के जो पैरामीटर्स हैं, जो एक सेट स्टैंडर्ड्स हैं, उस पर खरा नहीं उतरेगा, वो सर्विसेज में कहीं ना कहीं कमी कर देगा, है ना। तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव जो एलोकेशन होता है वो हमेशा क्वेश्चन में रहता है। ऑक्शन बेस्ड में क्या होता है, रिलेटिवली ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है, क्योंकि पब्लिक के सामने, एक मीडिया के सामने ऑप्शंस हो रहे हैं कि भैया हम इतना पैसा दे रहे हैं, उतना पैसा दे रहे हैं, है ना। या वैसे ऑप्शन अगर नहीं भी होते तो बिड लगाई जाती है। बिड कैसे लगाई जाती है कि आप अपना जो है एक प्राइस गवर्नमेंट को भेज दोगे बंद लिफाफे में, और ऐसे बहुत सारे जो लोग होंगे इंटरेस्टेड होंगे स्पेक्ट्रम में, वो बंद लिफाफे में अपना एक प्राइस लिख करके गवर्नमेंट को भेज देंगे। अब गवर्नमेंट को जो सबसे ठीक, सबसे सुटेबल लगेगा उसको अलॉट कर देगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी चीजें करप्शन वाली इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो खैर, यहाँ पे कुल मिला के मेरा पर्पस था आपको दोनों डिफरेंस समझाने का। एक ऑक्शन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्पेक्ट्रम का एलोकेशन होता है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे स्पेक्ट्रम एलोकेशन विल बी डन थ्रू ऑक्शन एंड फॉर स्पेसिफाइड यूजर्स ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। यहाँ पे दोनों ही तरीकों को इनकलकेट कर लिया गया है। इन्होंने कहा कि वैसे तो स्पेक्ट्रम का एलोकेशन ऑप्शन के थ्रू होगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन भी हो जाएगा। अब वो स्पेसिफाइड पर्पसेस क्या क्या है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी का कोई मुद्दा है ना, कोई डिफेंस का मुद्दा है, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, ट्रांसपोर्ट, सैटेलाइट सर्विसेज, है ना, इन सारे चीजों में जो है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन हो सकता है। बाकी जो है कहीं ना कहीं आपका ऑक्शन बेस्ड एलोकेशन होगा। For the first time, the administrative allocation will be done of spectrum for the satellite broadband services in line with the global norms. तो ये जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज दी जाती है ना सैटेलाइट बेस्ड, है ना, तो इस सेक्टर में पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन होने जा रहा है। हमेशा इसमें ऑप्शन बेस्ड एलोकेशन ही होता था। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन है, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल नॉर्म्स के हिसाब है, दुनिया की बाकी देशों में, बड़े बड़े देशों में जो है इसी तरीके से एलोकेशन होता है। आई होप चीज यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा सा ज्यादा ये लेंदी, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग पे हावी होने वाला टॉपिक है, बट ठीक है, थोड़ा सा अगर आप पेशेंस के साथ बियर करोगे
तो ये चीजें इजिली आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और है जहां पे यूपीएससी आपको फंसा सकता है, क्वेश्चन लिख करके डायरेक्टली लाइन आपको देख सकती है पेपर में, फॉर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ओनली, नॉट फॉर डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ सर्विसेज टू रिटेल कंज्यूमर्स। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन हो रहा है स्पेक्ट्रम का, किसमें, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज में, ये ऐसा नहीं है कि ये पूरा ही अब एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से होगा। इसमें जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है कि भैया हमें मान लीजिए दिल्ली से हमें लाइन लेके जानी है लखनऊ तक की, तो ये जो पॉइंट टू पॉइंट तक कनेक्शन हो रहा है ना, इसमें खाली एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन होगा। अब लखनऊ में अंदर जो रिटेल कस्टमर्स के पास ब्रॉडबैंड सर्विसेज जाएंगी, उसके लिए जो आपका एलोकेशन होगा स्पेक्ट्रम का, वो आपका ऑप्शन बेस्ड ही होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होगा। ठीक है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए, ना कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ सर्विसेज टू रिटेल कंज्यूमर्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन होगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए अपने बुक, अपने उसमें पीटी में, और बाकी आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, तो आप उसमें आप चाहें तो उसको भी प्रिंट करा सकते हैं डायरेक्टली। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखनी है। ये आपको यहाँ पे इस मैगजीन में नहीं मेंशन किया गया है, और भी जो आपके नॉर्मल सोर्सेज हैं करंट अफेयर्स के जिनको आप रेफर करते हो, वहां पे बहुत कम जगहों पे चीजें रिफर्ड है। यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऐसी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको न्यूज़पेपर में मिलती है। खैर अब उसका समय नहीं है, बट इस फैक्ट को आप याद रखोगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है, स्पेक्ट्रम एलोकेशन तक चीजें क्लियर है। अब है अपॉइंटमेंट्स टू ट्राई। हमने देखा ना ऊपर कि इन्होंने ट्राई एक्ट को भी अमेंड किया है। तो क्यों अमेंड किया है? क्योंकि जो ट्राई में आपके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जो वहां पे ऑफिसर्स अपॉइंट हो रहे हैं, तो उसमें कुछ चेंज किया गया है। ट्राई यानी कि टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट has been amended to allow individuals with at least 30 years of professional experience to serve as chairman and at least 25 years of professional experience to serve as member। अब भैया जिनको टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में 30 साल का एक्सपीरियंस होगा, वही लोग चेयरमैन बन पाएंगे, और जिनको 25 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होगा, वही लोग क्या बन पाएंगे, वही लोग आपके मेंबर बन पाएंगे। ठीक है, एडजुडिकेशन प्रोसेस क्या होगा अब इसमें, अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर टू कंडक्ट इंक्वायरीज अगेंस्ट सिविल ऑफेंसेस। अब भैया टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इतना बड़ा है, तो इसमें इतनी सारी मोबाइल कंपनियां इन्वॉल्व है, बड़ी बड़ी, जियो और एयरटेल टाइप की, है ना। पहले तो और भी बहुत सारी थी, लेकिन अब तो मेजरली दो ही रह गई हैं, बाकी छोटी मोटी और भी हैं। तो अगर कोई यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं सिविल ऑफेंस हो रहा है, तो उसमें इंक्वायरी कौन करेगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर करेगा, इसको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट होगा जो कहीं ना कहीं इंक्वायरी करेगा अगेंस्ट द सिविल ऑफेंसेस। उसके बाद क्या है, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमिटी इन कनेक्शन टू ब्रीच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस may be filed with telecom dispute settlement and appellate tribunal TDSAT within 30 days। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है, इसने कोई ऐसा डिसीजन दिया है ना, या फिर कोई ब्रीच ऑफ टर्म एंड कंडीशन हुई है, तो इस केस में अगर आपको अपील करनी है, तो आप TDSAT के पास अपील कर सकते हो जाकर के। यानी कि कुल मिलाकर के आसान भाषा में ये समझिए कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट जो अभी नया वाला आया है, इसमें एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने की बात करी जा रही है, जो सिविल ऑफेंसेस के साथ डील करेगा, उनको इंक्वायर करेगा। उसके किसी डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको आगे अपील करनी है, तो आप अपील कहाँ करोगे, TDSAT में करोगे। कितने दिन में करोगे, 30 दिन में करोगे। TDSAT का फुल फॉर्म क्या है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। बात समझ में आ गई? ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइड फॉर measures to protect users, example prior consent to receive specified messages, creation of do not disturb registers and allowing users to report malware और specified messages। अब क्या होता है भाई, आप देखते होगे आज की डेट में आपके पास जो है चीजें आपको ऐसे ही दे दी जाती हैं, आपके पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, प्रमोशनल मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, आपको ही मतलब उसकी लिमिट नहीं है, लगातार आए जा रहे मैसेज के ऊपर मैसेज, कहीं ना कहीं आपकी एक तरीके से सेफ्टी और सिक्योरिटी भी चक्कर में कहीं ना कहीं खतरे में आ जाती है। तो क्या होगा यहाँ पे ये होगा कि भैया प्रायर कंसेंट लगेगा, है ना। अगर आप किसी को कोई स्पेसिफाइड मैसेजेस भेजना चाहते हो, प्रमोशनल मैसेजेस या स्पैम मैसेजेस जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए आपको प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा यूजर का। आप ऐसे ही नहीं किसी को लगातार डिस्टर्ब कर सकते हो इन सब चीजों से। ठीक है, बात यहाँ पे क्लियर हो गई? ओके, राइट ऑफ वे। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट ऑफ वे क्या होता है ना। राइट ऑफ वे क्या होता है, आप देख रहे हो कि टावर्स लगते हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए, है ना, बड़े बड़े मोबाइल टावर्स लगाए जाते हैं।
कई बार आपने देखा होगा लोगों के घर के ऊपर लगते हैं, है ना, लोगों के घरों के ऊपर टावर लगाए जाते हैं। उसके अलावा क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जाती हैं, लाइंस कई बार आपके घर के ऊपर से जा रही हैं। कई बार पब्लिक बिल्डिंग कोई पड़ गई मतलब पब्लिक बिल्डिंग मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग कोई पड़ गई, है ना, उसके ऊपर से आपको जो है टावर बिछाना है या वहां से कुछ चीजें लेकर के जानी है। तो यहाँ पे क्या है, एंटिटीज बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैन सीक राइट ऑफ वे फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ प्रॉपर्टी और पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस एक्ट ने पावर दी है कि वो एंटिटीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं, यानी कि वो एंटिटीज जो बिल्डिंग खड़ी कर रही हैं या टावर बना रही हैं या ट्रांसमिशन लाइन बिछा रही हैं, उनके पास ये राइट है कि अगर उनके रास्ते में कोई पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी पड़ रही है तो उसको वो यूज कर सके, है ना। और यहाँ पे क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे तो आपको रेंट देना पड़ेगा। आप अगर किसी के घर पे टावर बना दोगे तो आपको परमिशन उसकी भी लगेगी, उस इंसान की भी, और फिर उसको आपको रेंट देना पड़ेगा उसका कि हमने आपके घर पे टावर बनाया है। और लेकिन अगर कोई पब्लिक बिल्डिंग है तो उसमें आपको कोई रेंट देने की जरूरत नहीं है, ऐसा इस एक्ट में बोला गया है। आई होप चीज यहाँ पे क्लियर है, राइट ऑफ वे वाली भी। ठीक है, पावर ऑफ इंटरसेप्शन एंड सर्च, messages can be intercepted, monitored or blocked on certain grounds including security of state, public order and prevention of incitement of offenses। भैया आप कोई ऐसा मैसेज फैला रहे हो समाज में रह करके जो कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए खतरा पैदा कर देगा या पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ देगा, आप दंगे फैला दोगे या किसी को ऑफेंस करने के लिए इंसाइट कर रहे हो कि चलो भीड़ इकट्ठा करो यहाँ पे चल के दंगे फसाद करो, तो उसको गवर्नमेंट इंटरसेप्ट कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, यह अधिकार इस एक्ट के तहत सरकार को दिया गया है। ठीक है, authorization for telecom related activities, prior authorization of central government needed to provide, operate, maintain or expand new telecommunication services and possess radio equipment। तो भैया कोई आपको नई टेलीकम्युनिकेशन सर्विस देनी है, कोई रेडियो इक्विपमेंट को पोजेस करना है, तो उसके लिए आपको परमिशन लगेगी, किसकी, ऑथराइजेशन लगेगा, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। रेगुलेशन ऑफ ओटीटीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओटीटी प्लेटफॉर्म विल नॉट बी रेगुलेटेड इन द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट। ये ओटीटी कहां रेगुलेट होंगे, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, तो ओटीटी टेलीकॉम एक्ट में रेगुलेट नहीं हो रहे हैं, यूपीएससी लिख के दे देगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर आल्सो रेगुलेटेड इन द टेलीकॉम एक्ट, तो यू विल मार्क दैट ऑप्शन एज इनकरेक्ट। क्लियर। अगला क्या है, अदर प्रोविजंस, भारत डिजिटल भारत निधि, द बिल रीनेम्स द यूनिवर्सल सर्विसेज एप्लीकेशन फंड एज डिजिटल भारत निधि एंड अलाउज इट्स यूज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर। तो भैया एक पहले से एक फंड बना हुआ था जिसको हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, उसको रीनेम कर दिया गया डिजिटल भारत निधि के नाम पे, और इसमें जो पैसा है उसको हम यूज कर सकते हैं आगे रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए, कहां पे, टेलीकॉम सेक्टर में। बात क्लियर है, क्लियर है। Trusted sources regime, which came into being after 2020 Indo-Chinese border skirmishes to stop imports of telecom equipment from hostile nations, is now part of the law। भैया ऐसे नेशन जिनसे हमारे रिलेशन हॉस्टाइल हैं, जिनसे हमारे रिलेशन प्रॉपर नहीं है, स्मूथ नहीं है, ऐसे स्टेट्स से हम, ऐसे देशों से हम टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी सुवरेनिटी के लिए खतरा है। बात क्लियर हो गई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी, अगर आपको इसमें कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको बताइए, मैं उसके ऊपर दोबारा से वीडियो बना दूंगा। बट आप इस टॉपिक को ऐसे लाइटली छोड़ करके कि हाँ लेट गो करके कि ये आ गया, ऐसे नहीं जा सकते हो। ठीक है, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, स्टडी करना है, पोटेंशियल क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस टॉपिक में से बनने के। ठीक है, अब यही टेलीकॉम से रिलेटेड अगली न्यूज है, इंटरनेट शटडाउन्स। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन्स, आपको पता है कि जैसे किसी भी जगह पे वायलेंस वगैरह हो जाता है या दंगे वंगे होने के चांसेस होते हैं, राइट्स वगैरह होने के चांसेस होते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे इंटरनेट को शट डाउन कर देती है गवर्नमेंट, ताकि जो मैसेजेस हैं, जो हेट्रेड फैल रही है ओवर द इंटरनेट, वो थोड़ा स्लो हो जाए। भाई आप अगर ऐसा दंगा करना चाह रहे हो तो आपको घर घर जाकर के लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, है ना, तब आप दंगा कर पाओगे, तो उसको रोकना ज्यादा आसान है। बट अगर आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है अपने इलाके के 500 लोगों का और आपने उस पर डाल दिया कि सब लोग लाठी डंडा लेके पहुंचो यहाँ पे दंगा करना है, तो भाई वो तो विद इन 2 मिनट्स आपकी तैयारी हो गई। तो इंटरनेट को शट डाउन करना ऐसे परिस्थिति में बहुत जरूरी होता है जहां पे भी ऐसे कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह या वॉयलेंस वगैरह के चांसेस होते हैं। अच्छा, अब ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए क्योंकि रिसेंट रिपोर्ट आई है ना, रिसेंट रिपोर्ट आई है इंटरनेट शटडाउन के ऊपर, किसने दी है, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन आईएफएफ एंड ह्यूमन राइट्स वॉच एचआरडब्ल्यू, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपको ध्यान रखने, इसने इंटरनेट शटडाउन के ऊपर रिपोर्ट दी है। मोस्ट इंटरनेट शटडाउन्स इन द लास्ट 3 years वर टू कर्ब प्रोटेस्ट। ठीक है, कहीं भी प्रोटेस्ट हो रहा है
तो वहां पे इंटरनेट शटडाउन कर दिया जा रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट ने बोला है। पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन अगर किसी काम के लिए हुआ है तो वो प्रोटेस्ट को कर्ब करने के लिए हुआ है। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन्स इंक्लूड एक्शंस दैट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू इंटरनेट कंप्लीटली और स्लो डाउन स्पीड और रिस्ट्रिक्ट सर्टेन कंटेंट। अब ये शटडाउन का मतलब ये नहीं कि पूरा ही नेटवर्क बंद ही हो गया बिल्कुल, इसके मतलब कई मायने हैं। या तो इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, या उसकी स्पीड इतनी स्लो कर दी गई है कि वीडियोस वगैरह, कई बार ऐसा होता है ना कि लड़ाई झगड़ के वीडियोस फॉरवर्ड किए जाते हैं कि देखो यहाँ पे लाठी चल रही है, यहाँ पे तलवार भूकी जा रही है, तो वो वीडियो जब चलते तो लोगों को भड़काने का काम करते हैं, तो स्लो डाउन कर दी जाती है स्पीड ताकि बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती रहे, बट ये ऐसे वीडियोस वगैरह, फोटोज वगैरह, मीडिया वगैरह शेयर करने में प्रॉब्लम्स आए। या फिर कुछ कंटेंट को ब्लॉक कर दिया जाता है कि भैया आप नेट चलाओ बट ये कंटेंट ओवर द इंटरनेट ट्रेवल नहीं कर पाएगा, है ना, ये भी इंटरनेट शटडाउन का एक पार्ट होता है। Currently, the suspension of telecom services, including internet shutdown, is governed by temporary suspension of telecom services, public emergency and public safety rules 2017 notified under Indian Telegraph Act। तो क्या बोला जा रहा है कि ये जो आपके अभी तक इंटरनेट शटडाउन इंडिया में होते हैं वो किस रूल से गवर्न होते हैं, वो एक आपके टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स है 2017 में आए थे, उनके तहत ये गवर्न होते हैं। क्योंकि भाई आज के 50 साल पहले तो हमारे इंटरनेट था नहीं, जब उस टाइम पे ले आते तो 2017 में जब इंटरनेट एकदम घर घर पहुंच चुका था इस टाइम तक, तब हमको जरूरत लगी तो हम ये रूल्स लेकर के आ गए, है ना। अब ये रूल्स हम उस टाइम पे किसके अंडर में लाए थे, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंडर में लाए थे। क्या आज की डेट में ये एक्ट है प्रेवलेंट हमारे देश में? नहीं है। इसकी जगह कौन सा एक्ट आ गया, टेलीकॉम एक्ट आ गया है। बट जो रूल्स इसके अंडर में ऑलरेडी बन चुके हैं वो तो प्रेवलेंट रहेंगे ही रहेंगे, उसको मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया इन रूल्स में, 2017 rules provide for temporary shutdown of telecom services in a region on grounds of public emergency up to 15 days at once। ये नहीं कि आपने एक बार नेट शटडाउन किया आप एक साल बाद खोल रहे हो, नहीं, आप एक बार में 15 दिन के लिए ही इंटरनेट को बंद कर सकते हो, वो भी पब्लिक इमरजेंसी के ग्राउंड पे। The law empowers senior bureaucrats from the Home Ministry and Center and state levels to order shutdowns। अब ये शटडाउन ऑर्डर कौन करेगा? ये जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होंगे होम मिनिस्ट्री में या फिर स्टेट लेवल पे, है ना, वो कर पाएंगे। ऐसे कोई भी नहीं कि किसी भी एरिया का लोकल लेखपाल वगैरह एसडीएम वगैरह ने बोल दिया, मतलब एसडीएम के पास तो फिर भी काफी पावर्स होती हैं, बट ये सारी पावर जो है इंटरनेट शटडाउन कराने वाली ये बड़े लेवल पे एक्सरसाइज की जाती है ज्यादातर, है ना। मतलब प्रैक्टिकली तो डीएम वगैरह आदेश कर देते हैं क्योंकि डीएम के पास होम मिनिस्ट्री से पावर आ जाती है, बट ऑन पेपर ये होम मिनिस्ट्री या फिर उसी से एसोसिएटेड लोगों की जिम्मेदारी होती है या पावर होती है। अगली बात क्या लिखी हुई है, की गाइडलाइंस प्रपोज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन अनुराधा भासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010। एक केस हुआ था अनुराधा भासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस प्रपोज करी थी। एन ऑर्डर सस्पेंडिंग इंटरनेट एक्टिविटीज इनडेफिनेटली इज इम्परमिसिबल। इन्होंने क्या बोला कि अब हमेशा के लिए इनडेफिनेटली, मतलब बिना किसी नोटिस के कि हम कितने दिन बाद खोलेंगे, लगातार के लिए बंद ही कर दिया, ये परमिसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी ड्यूरेशन का ही हो सकता है इंटरनेट शटडाउन, ठीक है। सस्पेंशन को जो है थोड़े टेम्परेरी पर्पस के लिए, टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। मस्ट adhere to principle of proportionality and must not extend beyond necessary duration। अब मान लीजिए किसी एरिया में क्या हुआ कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो वहां पे 5 लोग इधर से 5 लोग इधर से लड़ाई झगड़ा करने आ गए, अब आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही इंटरनेट शटडाउन कर दिया, जबकि छोटी सी मोहल्ले की लड़ाई थी, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि क्राइम छोटे लेवल के, आपने सस्पेंशन इंटरनेट का लंबे लेवल पर कर दिया। ये हमेशा एक प्रोपोर्शनैलिटी को मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। जितनी ज्यादा ग्रीवियस सिचुएशन हो उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट शटडाउन हो, और जितनी लीनियंट आपकी तरीके से सिचुएशन हो, जितनी लाइट सिचुएशन उतना ही लाइट आपका क्या हो, इंटरनेट शटडाउन हो। आई होप बात यहाँ पे क्लियर है। और ये इंटरनेट शटडाउन जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है, जुडिशियल रिव्यू में ये चीजें आएंगी। ये सारी बातें कहाँ बोली गई हैं, अनुराधा भासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोली गई हैं। The court had also declared the freedom of speech and expression as well as freedom of trade and commerce through internet are constitutionally protected under article 19(1)(a) and 19(1)(g। भैया अब आपका इंटरनेट का यूज सिर्फ और सिर्फ उसके लिए नहीं है, मतलब किसी और काम के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं है भाई, ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गवर्न करता है। आप किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो तो ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। आप अगर कुछ ओवर, जैसे आप कोई आपने अमेजोन टाइप का कोई अपना ऐप चला रखा है या ब्लिंकिट टाइप का कोई ऐप चला रखा है और आप सर्विसेज दे रहे हो, तो वो आपके राइट टू प्रोफेशन में आ जाएगी वो चीज, है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको गवर्नमेंट छीन नहीं सकती इंटरनेट शटडाउन करके। ओला उबर की भी बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप ये न्यूज भी आपको क्लियर हो गई है, ठीक है।
अब यहाँ तक अगर चीजें क्लियर है तो हम लोग आने वाले जो एक अगला अगला टॉपिक है उसकी छोटी छोटी न्यूज है इसको भी कवर कर लेते हैं। पहला क्या है, मतलब इस चैप्टर की जो आखिरी न्यूज है इसमें छोटी छोटी कई सारी न्यूज़ेस हैं, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। पहला है केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। भाई आपको पता है कि एक टाइम पे केबल टेलीविजन का बहुत बड़ा बोलबाला था। अब आज के डेट में तो केबल टेलीविजन की इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गई है विद द मतलब एवोल्यूशन ऑफ ओटीटीज, यूट्यूब एंड डिफरेंट अदर सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। बट एक टाइम पे केबल नेटवर्क की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। तो इसमें कुछ चेंज किया गया है, क्या किया गया है, मतलब बाकी सारी बातें तो ऐसे लिखी हुई है, आप मेन चीजें पढ़िए। सेक्शन ऑफ द एक्ट वर री एग्जामिन्ड एंड वर डीक्रिमिनलाइज्ड थ्रू द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023। द imprisonment provisions have now been replaced with monetary penalties and non-monetary measures like advisory, warning, etc. तो कुछ भी नहीं किया गया है, क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस नेक्स्ट टू निल हैं इस पे। बेसिकली इस एक्ट में भी आपके कुछ आपको जेल भेजने की कुछ तैयारियां थी, है ना, कुछ ऐसे आपके काम थे जिसकी पेनाल्टी के तौर पे आपको जेल भेजा जा सकता था, बट उसको हटा करके क्या बोल दिया गया, इसमें भी फाइन वाला पेनाल्टी वाला प्रोविजन ही आ गया है। बाकी इसमें कोई खास न्यूज नहीं है, ठीक है। एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है, तो अगर आप में से कोई भी अगर कभी कोर्ट या कचहरी जिसको हम बोलते हैं वहां पे गया होगा, तो या आपने मूवीज में भी देखा होगा, तो आपने देखा होगा बहुत से लोग वकालत नहीं करते हैं। बहुत से लोग बाहर खड़े होकर बोलते रहते हैं कि कोई भी केस हो 500 रुपए में केस ले लेंगे, 500 में केस ले लेंगे। उनका काम बेसिकली क्या होता है, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं बोल बोल करके, फिर उसे किसी वकील के पास लेकर के जाते हैं और वकील से कहते हैं कि भाई साहब आप इनका केस लड़ लीजिए। वकील जो फीस लेता है उस क्लाइंट से, उसमें से कुछ प्रपोर्शन जो है, एक छोटा सा परसेंटेज जो है वो उस इंसान को दे देता है जो कस्टमर लेकर के आया था। इसको हम हिंदी में शुद्ध भाषा में बोलते हैं दलाली, है ना, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको टाउट। ठीक है, आपके कोर्ट में आपकी एडवोकेसी अलाउड है, लॉयरशिप अलाउड है, बट टाउट्स अलाउड नहीं है, दलाली अलाउड नहीं है ना। जैसे आप कभी किसी भी सरकारी दफ्तर पे आप जाइए या आरटीओ ऑफिस वगैरह आप जाइए लाइसेंस बनवाने के लिए, तो क्या होगा, बाहर लोग बैठे रहते हैं, वो कहेंगे 5,000 रुपए दो सारा काम करवा देंगे, टेस्ट नहीं देना पड़ेगा तुमको, है ना। तो क्या करे, बेसिकली वो दलाली कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, आपसे 5,000 रुपए लेंगे और उसमें से 2,000 रुपए 3,000 रुपए मान लीजिए उन्होंने अंदर अधिकारियों को दे दिया, है ना, और अधिकारी ने क्या कहा, अंदर के कर्मचारी ने क्या कहा कि ठीक है आप टेस्ट मत दीजिए, आपको हम ऐसा लाइसेंस दे दे रहे हैं, हम दिखा देंगे कि आपका टेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा देती है, ये चीजें जो ये टाउट वाली या दलाली वाली चीजें हैं, तो वो आपकी कोर्ट्स में भी होती हैं। तो अभी एडवोकेट एक्ट को अमेंड किया गया है। एडवोकेट एक्ट आपका बहुत पुराना एक्ट है जो एडवोकेट्स को गवर्न करता है, कहीं ना कहीं उसी को कहीं ना कहीं वो किया गया है, अमेंड किया गया है। एक्ट ऑफ टाउट पनिशेबल एंड रिपील सर्टेन प्रोविजंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 व्हिच हैव बिकम ऑब्सोलीट। तो मतलब एक पहले एक्ट आया था लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 में, उसके कुछ प्रोविजंस काफी ऑब्सोलीट या आउटडेटेड हो गए थे, तो उनको रिपील करने के लिए ये एक्ट आया है। और उसके अलावा एक्ट ऑफ टाउट को पनिशेबल बनाने के लिए, यानी कि दलाली करना अब पनिशेबल क्राइम है। इट प्रोवाइड्स दैट एवरी हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन फ्रेम एंड पब्लिश लिस्ट ऑफ टाउट्स। Such persons named in the list of touts will be excluded from entering the court premises। तो भैया आपको एक लिस्ट बनाने का अधिकार दे दिया गया कि जो भी आपको लगता है दलाल है उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए और उनको आप कोर्ट प्रीमाइसेस में घुसने से भी रोक सकते हैं, है ना। दे विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंटरिंग द कोर्ट प्रीमाइसेस। Tout refers to a person who either proposes to procure or procures the employment of a legal practitioner in return for any payment। वही बात है और इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। अगला क्या है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। अब इसमें भी कोई बहुत खास बात नहीं है ना। क्वेश्चन खास बात तो मतलब हर न्यूज में होती है, बट क्वेश्चन फ्रेम होने के लिए यूज बहुत कम है इसका। अभी आपको पता है कि मणिपुर में कुछ वायलेंस वगैरह हुआ था, तो मणिपुर में इंक्वायरी करने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया गया है। और इंक्वायरी कमीशन कौन से एक्ट के तहत बैठाया गया है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1952। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को राइट देता है कि आप किसी भी इंसिडेंट की इंक्वायरी के लिए कमीशन बना सकते हो। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन अपॉइंट कर सकती है ऐसे किसी मुद्दे पे इंक्वायरी के लिए जो मुद्दा लिस्ट 1 या फिर थर्ड लिस्ट यानी कि यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जो है 7 शेड्यूल की उससे रिलेटेड है। एंड इन द सेम मैनर स्टेट गवर्नमेंट ऐसे मुद्दों के ऊपर कमीशन अपॉइंट कर सकती है जो मुद्दे कहीं ना कहीं सेकंड लिस्ट यानी कि स्टेट लिस्ट और थर्ड लिस्ट यानी कि कंकरेंट लिस्ट ऑफ द शेड्यूल 7 इससे डील करते हैं। ठीक है, और ये जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी होगा इसके बाद सिविल कोर्ट की पावर होगी। नथिंग मच इंपॉर्टेंट, दो तीन बेसिक से आसान आसान से पॉइंट है, आप इसको पढ़ के याद कर लीजिए। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब अगली न्यूज क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए।
Ministry of Home Affairs has suspended foreign funding license of Care India over alleged violation of FCRA. तो एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है कि भैया बाहर से जो भी पैसा वैसा आ रहा है, जो भी डोनेशन आ रहा है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे यहाँ पे एक एक्ट बना हुआ है। अब इसी एक्ट के तहत में क्या हुआ है कि जो एक केयर इंडिया करके कोई इंस्टीट्यूट था, उसके फंडिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है बाहर से पैसा लेने के मतलब गलत तरीके से पैसा लेने के इल्जाम वगैरह पे। अब ये क्या है, FCRA was enacted during emergency 1976 to regulate foreign donations to individuals and associations so that they functioned in a manner consistent with values of a sovereign democratic republic। तो कई बार क्या होता है कि जब आप बाहर से पैसा लेते हो कुछ भी करने के लिए, तो आप जहां से आपने पैसा लिया है उनके एजेंडा को कहीं ना कहीं प्रोपोगेट करने लगते हो। तो इसी चीज को, जैसे मान लीजिए अगर इंडिया में कोई एनजीओ चल रहा है जिसको पाकिस्तान पैसा दे रहा है, हालांकि इतना पैसा पाकिस्तान के पास है नहीं, बट मान लीजिए अगर आ जाए और वो इंडिया में एक एनजीओ को पैसा दे रहा है, और उस एनजीओ का काम क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट की इमेज को खराब करना है ना, बात बात पे ये जताना है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के साथ गलत कर रही है, पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है, इंडिया खराब देश है, इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं वो एनजीओ पोर्ट्रे कर रहा है। तो अब गवर्नमेंट FCRA के तहत इस एनजीओ की वो फंडिंग जो पाकिस्तान से आ रही है उसको ब्लॉक कर सकती है। अब क्या है कि भाई पाकिस्तान से पैसा लोगे तो आपको पाकिस्तान का एजेंडा भी चलाना पड़ेगा, जब पैसा पाकिस्तान से आना बंद हो जाएगा तो फिर आप पाकिस्तान का एजेंडा चलाना भी बंद कर दोगे, है ना। तो इस वजह से सारी चीजें होती हैं। It was amended in 2010 to consolidate the law on utilization of foreign funds and to prohibit their uses for any activities detrimental to national interest। अब भैया किस मुद्दे के लिए वो पैसा या फंडिंग इस्तेमाल होगी नहीं होगी वो सब देखा जाएगा, और बाकी किसी ऐसे मुद्दे के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती है जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल हो, है ना। वही जो इंडिया पाकिस्तान वाला मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। Law was amended again in 2020, giving the government tighter control and scrutiny over receipt and utilization of foreign funds by NGOs। तो वही चीज है, कुछ इसमें खास बात नहीं है। आखिरी न्यूज क्या है इस चैप्टर की, आखिरी न्यूज है आपकी एनिमी प्रॉपर्टीज। एनिमी प्रॉपर्टी रिफर्स टू property or assets held or managed on behalf of an enemy, enemy subject or an enemy company। अब भैया यहाँ पे enemy enemy इतना लिखा है, enemy है क्या, enemy or enemy subject or enemy firm means a person or country who or which was an enemy under the Defence of India Act 1962, DOI Rules 1962 and DOI Act 1971 and DOI Rules 1971। To administer these property, the Enemy Property Act was enacted in 1968। तो भैया यहाँ पे एनिमी प्रॉपर्टी या एनिमी सब्जेक्ट या एनिमी फर्म की डेफिनेशन क्या दी गई है, इसकी डेफिनेशन है कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी कंट्री जो इंडिया की एनिमी रही है, किस एक्ट के अंडर में, डीओआई एक्ट के अंडर में या डीओआई रूल के अंडर में या डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर में, वही चीज है मतलब कुल मिलाकर के। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है या पाकिस्तान के किसी नागरिक की कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो उसको एनिमी प्रॉपर्टी के तौर पर देखेंगे, है ना। और इसको ऐसी प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर करने के लिए, उनके संचालन के लिए ही एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में लाया गया था। द लॉ एम्पावर्ड द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिया, सेपी, एक सेपी नाम की बॉडी होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, है ना, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज इन इंडिया, टू मैनेज एंड प्रिजर्व द एनिमी प्रॉपर्टीज। अब ये नहीं कि एनिमी की प्रॉपर्टी तो तोड़ फोड़ के फेंक दो, उसको मैनेज करना, उसको प्रिजर्व करना किसकी जिम्मेदारी है, CEPI की, यानी कि कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज इन इंडिया। In 2017, the Enemy Property Amendment and Validation Act was enacted, which allows transfer of enemy property over the enemy to other persons। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एनिमी की प्रॉपर्टी है तो किसी और को वो बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है वहां पे। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है और इसमें कोई खास बात नहीं है। इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है ये, और अब एक छोटा सा चैप्टर हमारा जो 7th है और उससे भी छोटा चैप्टर जो हमारा 8th है वो बचे हुए हैं। ठीक है, तो 7th की हम लोग पहली न्यूज को कवर कर लेते हैं, लोकपाल को। बाकी इसके बाद से लेकर के डिलिमिटेशन कमीशन से लेकर के और ईडी, सीबीआई, ये सब छोटी छोटी न्यूज हैं। फिर आपका नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी, ये सब, और फिर 8th चैप्टर। 7th की कुछ छोटी न्यूज और 8th चैप्टर की भी छोटी छोटी 2-3 न्यूज हैं। आरटीआई है, मिशन कर्मयोगी है ना, और आपका क्या है, आपका आधार है, और आपका रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया है। मतलब ये सब बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाली न्यूज नहीं है, छोटी मोटी न्यूज़ेस हैं। तो इन सबको हम लोग लास्ट वीडियो में अपने कंप्लीट करेंगे, भले कितना भी बड़ा हो जाए लास्ट वीडियो, बट इन सबको अब लास्ट वीडियो में ही कंप्लीट किया जाएगा। फिलहाल हम आते हैं कहाँ पे, लोकपाल के ऊपर। लोकपाल भैया के आसपास आते हैं। लोकपाल क्या है, ओम्बड्समैन है ना। अगर देश में करप्शन हो रहा है, सरकारी
सरकारी अधिकारी करप्शन कर रहे हैं तो उसको कौन देखेगा? लोकपाल देखेगा। ठीक है, अबाउट लोकपाल पहले देख लेते हैं। इन 1966 द टर्म लोकपाल लोकायुक्त क्वाइंड बाय एल.एम. सिंघवी was first used in a report of the Administrative Reform Commission। जो ARC रिपोर्ट्स होती हैं जो आपको मेंस के लिए बोली जाती है कि सेकंड ARC की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में आंसर राइटिंग के लिए, तो वैसा ही जो ARC था पहला ARC है ना, तो उसकी रिपोर्ट में एल.एम. सिंघवी ने पहली बार लोकपाल या लोकायुक्त नाम का टर्म यूज किया था। ये बात आपको याद रहनी चाहिए किसने यूज किया था। ठीक है, नेशनल एंटी करप्शन ओम्बड्समैन होता है ये, टू लुक इनटू कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स which are defined under लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। जो भी पब्लिक सर्वेंट है उनके खिलाफ अगर कोई करप्शन की कंप्लेन है तो उसको एग्जामिन करते हैं ये लोग, उसको डील करते हैं। पब्लिक सर्वेंट कौन होता है? वो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है कौन होता है पब्लिक सर्वेंट। ओके, अकॉर्डिंग टू द एक्ट देयर शैल बी अ डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी की रैंक के बराबर या उससे ऊपर होना चाहिए, और वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। और क्यों अपॉइंट किया जाएगा? टू कंडक्ट अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज रिफर्ड टू द CVC बाय द लोकपाल। दो लोकपाल came into being in 2019, डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी हैज नॉट येट बीन अपॉइंटेड। तो क्या बोला जा रहा है कि CVC के पास अगर लोकपाल ने कोई मुद्दा भेजा है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके खिलाफ जो भी करप्शन के चार्जेस होते हैं वो लोकपाल किसके पास भेज देता है? CVC के पास भेज देता है कई सारे केसेस में। तो CVC के पास अगर कोई केस आया इंक्वायरी करने के लिए तो उसकी जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है वो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी करेगा जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी की रैंक से बराबर या उसके ऊपर का आदमी होगा जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ अगर जांच को शुरू करना है तो वो इनिशियल काम कौन करेगा? वो इनिशियल काम आपका डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि लोकपाल तो एनफोर्स हो गया 2019 में, बट ये डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी आज तक अपॉइंट नहीं हुआ है, 2024 आ गया है। लोकपाल मतलब पास हुए 11 साल हो गए, लोकपाल को एनफोर्स हुए आपके 5 साल हो गए, बट स्टिल डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी हैज नॉट येट बीन अपॉइंटेड। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। अब यहाँ पे लोकायुक्त के बारे में दिया गया। लोकायुक्त क्या होता है? जैसे सेंट्रल लेवल पे लोकपाल होता है, लोकपाल एक सेंट्रल लेवल का ओम्बड्समैन है, वैसे स्टेट लेवल का ओम्बड्समैन कौन है? लोकायुक्त है। सबसे पहले महाराष्ट्र में लोकायुक्त आया था 1971 में और केरला में 1999 में। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के, है ना, उन्हें हम लोगों को देखना है। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो ये लोकपाल का कमीशन है, कॉम्पोजिशन है, इसमें क्या होगा? चेयरपर्सन होगा और मैक्सिमम 8 मेंबर होंगे, यानी कि चेयरपर्सन होगा, ठीक है, प्लस मैक्सिमम 8 मेंबर होंगे, हो सकता है 6 हो सकता है 4 हो, बट मैक्सिमम 8 होंगे। ऑफ विच 50% शैल बी जुडिशियल मेंबर्स एंड 50% शैल बी SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वुमेन। तो अब आपको प्राइमा फेसी पढ़ने में ये लग रहा होगा कि भैया 50% तो जुडिशियल मेंबर हो गए और 50% SC ST OBC और वुमेन है, माइनॉरिटी है, तो बाकी नॉर्मल लोग कहाँ जाएंगे? तो जरूरी नहीं कि 50-50 अलग अलग हो। मान लीजिए 8 मेंबर है तो क्या बोला गया कि 8 में से 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में से 4 लोग जो है जुडिशियल मेंबर होने चाहिए, है ना, बाकी 4 लोग नॉन जुडिशियल भी हो सकते हैं। नॉन जुडिशियल तो हो सकता है ना कि 50% में, यानी कि यही चारों जो जुडिशियल मेंबर हैं यही आपके विमेन भी हो, यही आपके SC ST OBC भी हो, इसी में से कोई आपका माइनॉरिटी भी हो। तो हो सकता है दोनों कंडीशन इन्हीं 4 लोगों को फिल हो जाए, या फिर हो सकता है इन चारों में से कोई 2 माइनॉरिटी और 80 समाज से आते हो और बाकी 2 आपके विमेन हो, या फिर जो है कोई और आपकी बैकवर्ड क्लास से आते हो, माइनॉरिटी हो या OBC हो या ST हो। तो ऐसा भी हो सकता है। मैक्सिमम 8 मेंबर हैं, 8 में से 50% SC ST OBC वगैरह होने चाहिए, माइनॉरिटी और वुमेन होने चाहिए, और 50% जो है आपके जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। बात क्लियर है यहाँ तक? टेन्योर क्या है ऑफिस का? जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर है उनका टर्म होता है 5 साल का या फिर 70 साल का, जो भी पहले हो जाए। मान लीजिए कोई 67 ईयर्स ऑफ द एज में बन रहा है लोकपाल, तो उसके 5 साल पूरे होंगे जब वो 72 ईयर्स का होगा, लेकिन उसके पहले ही वो 70 ईयर्स का हो जाएगा। तो यानी कि 70 ईयर्स का होते ही उसका टेन्योर पूरा हो जाएगा, उसके 5 साल पूरे होने का वेट नहीं किया जाएगा। 70 साल पूरे हों या 5 साल पूरे हों, इनमें से जो पहले हो जाएगा, है ना, वो आपका रिटायरमेंट के लिए, टेन्योर खत्म होने के लिए कट ऑफ डेट बन जाएगी आपकी। ठीक है, चाहे मेंबर्स की बात करें चाहे चेयरपर्सन की बात करें। फिर सिलेक्शन कमेटी, अब ये जो है आपके चेयरपर्सन और लोकपाल के जो मेंबर्स हैं ये कौन अपॉइंट करता है? तो ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब प्रेसिडेंट क्या अपने मन से कर देगा? बिल्कुल नहीं,
वो तो कोई भी काम अपने मन से नहीं करता है, वो सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे अपॉइंट करेगा। अब ये सिलेक्शन कमेटी कौन है जो रिकमेंडेशन देगी? इसमें आपके पीएम होंगे एज अ चेयरपर्सन, लोकसभा के स्पीकर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा में, और प्लस सीजीआई होंगे, प्लस एमिनेंट जूरिस्ट होंगे, जिनको प्रेसिडेंट आपका अपॉइंट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पैनल। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्या कॉम्प्लिकेटेड हो गया? देखिए, सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा? पीएम होंगे पहले तो, उसके बाद लोकसभा के स्पीकर होंगे, फिर उसके बाद लोकसभा में ऑपोजिशन के लीडर होंगे, फिर उसके बाद सीजीआई होंगे। अब ये चार लोग मिलकर क्या करेंगे कि एक एमिनेंट जूरिस्ट का नाम प्रेसिडेंट को सजेस्ट कर देंगे, और फिर वो एमिनेंट जूरिस्ट भी सिलेक्शन कमेटी में अपॉइंट कर दिया जाएगा। उसके बाद ये पांचों लोग मिल करके जो है चेयरपर्सन और मेंबर्स को रिकमेंड करेंगे, फिर उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। बात क्लियर हो गई? As per Lokpal Act of 2013, Department of Personnel and Training needs to create a list of candidates who are interested to become the chairperson और members of Lokpal। अब ये सिलेक्शन कमेटी नाम कहाँ से लेकर के आएगी? नाम वहां से लेकर के आएगी कि जो एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, वो एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बना करके रखेगा कि भैया कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है चेयरपर्सन बनने में लोकपाल का या मेंबर बनने में लोकपाल का। उन्हीं में से कुछ नाम जो है कंसिडर किए जाएंगे, और उन्हीं में से नाम जो है आगे अपॉइंटमेंट के लिए सजेस्ट करेगी कौन? सिलेक्शन कमेटी। बात क्लियर हो गई यहाँ पे? अगला क्या है? कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय करप्ट मींस इवन व्हाइल प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग। अगर भैया आपने कोई गलत तरीके से प्रॉपर्टी को एक्वायर किया, करप्ट तरीके से प्रॉपर्टी को एक्वायर किया, और आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है या आपको सजा हो गई है, तो आपकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। और ये प्रक्रिया मतलब केस पेंडिंग है, चल रहा है, ट्रायल पे, उसके दौरान भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि पूरा खत्म होने के बाद, प्रूफ होने के बाद ही हो। ठीक है। टाइमलाइन फॉर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन 60 days for the completion of inquiry and 6 months for the completion of investigation by CBI। भैया अगर कोई सीबीआई को केस रेफर किया है लोकपाल ने, तो उसकी 60 दिन में इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए और 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए। दिस पीरियड ऑफ 6 months कैन बी एक्सटेंडेड बाय लोकपाल ऑन रिटन कंसेंट फ्रॉम रिक्वेस्ट फ्रॉम सीबीआई। अब भैया हमने कोई केस सीबीआई को रेफर किया, हमने यानी कि लोकपाल ने, और 6 महीने का टाइम दिया, है ना, तो सीबीआई 5 महीने 10 दिन बाद आती है, कहती है कि सर हम 6 महीने में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर पाएंगे, हम आपसे लिख करके अपील करते हैं कि इसको 6 महीने और बढ़ा दीजिए। तो वहां पे सीबीआई की रिक्वेस्ट लोकपाल चाहेगा तो मान लेगा। ठीक है, लोकपाल के पास ही पावर है इसको एक्सटेंड करने की, इंक्वायरी की जो टाइमलाइन है इन्वेस्टिगेशन की। बात क्लियर हो गई? पावर ऑफ सीबीआई की बात करें, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन ओवर एनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई फॉर केसेस रिफर टू देम बाय लोकपाल। भैया अगर लोकपाल ने कोई केस सीबीआई को रिफर किया है, तो उस केस में सीबीआई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस चीज के ऊपर सुपरिटेंडेंस रखने की पावर किसके पास होगी? लोकपाल के पास होगी। बात क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। या फिर किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को अगर कोई केस लोकपाल ने दिया है और उस केस में क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोग्रेस है, एजेंसी कैसे काम कर रही है, उसके ऊपर सुपरिटेंडेंस की पावर किसके पास होगी? लोकपाल के पास होगी। Transfer of officers of CBI investigating cases referred by लोकपाल would need approval of लोकपाल। अब मान लीजिए आपने सीबीआई को कोई केस ट्रांसफर किया और सीबीआई का कोई एक ऑफिसर उस केस को डील कर रहा है, और सरकार ने क्या किया, उसका ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे नहीं कर सकती है। जो भी सीबीआई का ऑफिसर लोकपाल के द्वारा भेजे गए, ट्रांसफर किए गए केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसके ट्रांसफर के लिए लोकपाल का अप्रूवल लगेगा। रिमूवल कैसे होगा? Lokpal members and chairperson shall be removed by president after an inquiry by Supreme Court. For that, a petition has to be signed by at least 100 members of parliament। भैया अगर लोकपाल के मेंबर्स को या चेयरपर्सन को हटाना है, तो वो हटा कौन सकता है? प्रेसिडेंट हटाएगा। कैसे हटाएगा? जब सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कर लेगा उसके बाद हटाएगा। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी क्यों करेगा? जब कम से कम 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक रिटन पिटीशन फाइल करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई? लोकपाल को, मेंबर को या फिर उसके चेयरपर्सन को हटाना है तो कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट हटाएगा। किसकी रिकमेंडेशन पे हटाएगा? वो हटाएगा आपके सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी के बाद। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी क्यों करेगा? क्योंकि 100 या 100 से ज्यादा एमपीज ने रिटर्न पिटीशन डाली है। अब लोकपाल का जुरिस्डिक्शन क्या है? लोकपाल का जुरिस्डिक्शन यानी कि लोकपाल के दायरे में कौन कौन लोग आ जाते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर, हमारे सारे के सारे मिनिस्टर्स, एमपीज, ग्रुप ए बी सी और डी के सारे ऑफिसर्स, ठीक है, और सारे ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब जो है कहीं ना कहीं लोकपाल के दायरे में आते हैं। इनमें से कोई भी अगर कुकर्म करेगा, करप्शन करेगा, तो उसके ऊपर लोकपाल कार्रवाई कर सकता है। एनी सोसाइटी और ट्रस्ट और बॉडी दैट रिसीव्स फॉरेन डोनेशन कंट्रीब्यूशन अबव 10 लाख। कोई भी ऐसी सोसाइटी है इंडिया में, कोई भी ऐसा ट्रस्ट है जो बाहर से डोनेशन लेती है, फॉरेन डोनेशन लेती है, और डोनेशन 10 लाख के ऊपर का है,
तो वो भी किसके अंडर में आएगा, वो भी जो है इनके जुरिस्डिक्शन के अंडर में आएगा। तो आई होप ये लोकपाल वाली पूरी न्यूज आपको समझ में आ गई है, बात क्लियर हो गई है आपकी। ठीक है, वेल एंड गुड। कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख करके पूछिए। किसी भी टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए, सेपरेट वीडियो चाहिए, डिटेल्ड वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, चैनल को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग।